तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर देखिए मेरे 2024 अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मेरे साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साइंस में देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताएंगे। देखिए यहाँ पर अभी आपका सिलेबस के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको चैप्टर फर्स्ट, साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से पढ़ते रहने की ज़रूरत है। और हाँ, इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? हाई लेवल का जो स्टडी का हाई लेवल स्टडी, ठीक है, हाई लेवल स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहां से आपको ज्वाइन होना है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और आपको और बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए तो हाई लेवल स्टडी, कहाँ पर? हाई लेवल स्टडी .com वेबसाइट पर आपको चले जाना है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको सारी न्यूज़ेस मिल जाएंगे जो आपके लिए हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को वहाँ पर हम भी पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको अच्छी तरीके से रहते हैं। पहला देखिए, साइंस मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान। देखिए साइंस में आपका पहला क्या है? रसायन विज्ञान, उसके बाद भौतिक विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड। पहले आपको परिचय दे देते हैं, विषय का परिचय, कि आखिरकार साइंस होता क्या है, रसायन विज्ञान होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे, ठीक है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान क्या होता है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे इसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से समझना है, बस हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको जाना कहीं नहीं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताओगे, एकदम अच्छी तरीके से हम आपको रटा देंगे। अगर आप इस वीडियो को आप देखेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर हम पहली बार पढ़े, आपको ऐसा लगेगा हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। रसायन का मतलब क्या होता है? कोई केमिकल, एक तरीके से रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। देखिए रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया, जिसे आप जो हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिस्र के प्राचीन नाम, कहाँ से? मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया, जिसे आप क्या कहते हैं? कीमिया से हुई है। कहाँ से? कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला, ठीक है। क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों? जिसका अर्थ है काला, ठीक है। आपको लिख लेना है रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता देना है रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला। काला का तात्पर्य मिस्र की काली मिट्टी से। इसका अर्थ क्या है? मिस्र की काली मिट्टी से है, ठीक है। अब देखिए रसायन विज्ञान के जनक कौन है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यही बताएंगे रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है, उनके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के जनक एंटीनो लेवासिए हैं। कौन है? एंटीनो लेवासिए जी हैं। कौन है? एंटीनो लेवासिए हैं। परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा देखिए, अगर आपसे पूछता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान जनक कौन है? एंटीनो लेवासिए हैं, ठीक है। परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा देखिए क्या है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। हमने आपसे वादा किया ना, आपको समझा कर ही जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पहले परिचय है, परिचय आप जाने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की वह प्रमुख शाखा, किसकी? विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों को, पदार्थ मतलब जैसे आपके पास कोई चीज है, जैसे आपका चीनी हो गया, चीनी के गुणों के बारे में समझेंगे। आखिरकार चीनी है क्या, उसके बारे में समझेंगे कि इसका काम क्या है, कैसा आता है, स्वाद में क्या, उनके गुणों को भी समझना ही हमारा क्या है, काम है रसायन विज्ञान का। तो संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। किसकी? रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्न है। कौन कौन सी हैं? कार्बनिक रसायन, पहला क्या है हमारा? कार्बनिक रसायन, जिसे आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको समझ में आ रहा है सिंपल तरीके से कि रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हमारी कौन कौन सी हैं?
पहला क्या है, कार्बनिक रसायन, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक रसायन जिसे आप क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आप क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन की बात करेंगे जिसे आप क्या कहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, क्या कहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी को देखिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से जुड़े रहना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रसायन विज्ञान की वह प्रमुख शाखा, किसकी, रसायन विज्ञान। अब देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बनिक रसायन की, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, भौतिक रसायन किसे कहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा, रसायन विज्ञान की वह प्रमुख शाखा आप कर सकते हैं जिसके अंतर्गत कार्बनिक यानी कार्बन युक्त, मतलब जिसमें कार्बन पाया जाए, पदार्थों की संरचना, गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकार्बनिक रसायन की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो रसायन विज्ञान की वह प्रमुख शाखा, किसकी, रसायन विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जिसमें हम अकार्बनिक, मतलब देखिए कार्बनिक का मतलब हो गया जिसमें हम कार्बन पाएं, उसका जब अध्ययन करते हैं कार्बन वाले पदार्थों का, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन कहेंगे। और ऐसे देखिए ऐसे रसायन जिसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यानी कार्बन रहित, जिसमें कार्बन ना पाया जाए, ठीक है, पदार्थों की संरचना, गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अकार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक रसायन की बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो रसायन विज्ञान की वह प्रमुख शाखा, किसकी, रसायन विज्ञान की वह प्रमुख शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं, गुणधर्मों तथा रासायनिक प्रक्रमों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं, गुणधर्मों तथा रासायनिक प्रक्रमों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भौतिक रसायन कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसके अंतर्गत पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं मतलब उसका आकार कैसा है, उसमें संगठन क्या है, ठीक है, और उसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं, उन सब चीज़ों की यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आगे हम आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भौतिक रसायन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो चाहिए, तो सबको हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। इसमें देखिए भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उसमें अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, देखिए नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ क्या होगा, नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। देखिए जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा, उसकी आकार में ही चेंज हो जाएगा। और जो रासायनिक परिवर्तन है ना, अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ तो उसमें नया पदार्थ आपको बनेगा। जैसे कागज़ फाड़ना देखिए, कागज़ आप फाड़ देंगे तो उसके भौतिक परिवर्तन को चेंज कर देंगे, उसके रासायनिक परिवर्तन नहीं चेंज कर पाएंगे। क्योंकि उसके आंतरिक से मतलब है रासायनिक परिवर्तन। देखिए कागज़ का जलना, जैसे कागज़ आप जलाते हैं तो कागज़ क्या बन जाता है, कागज़ से क्या बन जाता है, राख बन जाता है, ये आपके लिए हो जाएगा। लकड़ी तोड़ना, ये भी भौतिक परिवर्तन है आपके लिए। बर्फ का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद हमारी क्या आती है मेरे किण्वन की क्रिया क्या होती है, जिसमें आपको दही का बनना, ये सारी क्रियाएं आती है ना, दूध से दही का बनना रासायनिक प्रक्रियाएं हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उत्क्रमणीय जिससे आपका क्या होता है, पानी से बर्फ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, दूध से दही अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। अस्थायी परिवर्तन इसमें होता है, इसमें अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा विषय परिचय था, विषय परिचय में हमने आपको बताया। अब चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए जानना चैप्टर फर्स्ट, क्योंकि विषय परिचय जब आप नहीं जानेंगे
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक जो कार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन है, भौतिक रसायन है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते रहेंगे तो आप कैसे आगे कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा आप समझते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से एकदम बेटर तरीके से समझ में आएगा और एकदम बेटर तरीके से हम आपको एकदम बता भी देंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको बता। अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर फर्स्ट आपका है क्लास 10 साइंस यानी कक्षा 10 विज्ञान। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कक्षा 10 विज्ञान यानी कि साइंस। ठीक है, SCIENCE। आप सभी लोग साइंस का स्पेलिंग याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार बहुत लोग आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपके लिए चैप्टर फर्स्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शंस, क्या केमिकल रिएक्शन आपके लिए होता है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, क्या करके परस्पर क्रिया करके एक या एक से अधिक, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया आपको अच्छी तरीके से समझना है। आगे अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, क्या करके मेरे बच्चों, परस्पर क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। कितना, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे ZnO, ये हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड है। आगे आपको हम सारी चीज़ों को बताएंगे कि ये जिंक ऑक्साइड कैसे बना, H2SO4 कैसे आया, सारी चीज़ों को आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी बेसिक है आपका। आप बेसिक पहले पढ़िए, बेसिक जब आपका कंप्लीट होगा ना तो आगे आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे इसमें ZnO प्लस H2SO4 बना, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बन रहा है। तो जब ये आपस में क्रिया करेगा ना तो बना क्या रहा है मेरे पास, ZnSO4 प्लस H2O, जिसे आपका कहते हैं जिंक सल्फेट और जल। तो ये चीज आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए इसमें क्या हुआ, दो अलग पदार्थ आपके मिले और दो नए पदार्थ आपके बना दिए, तो यही आपकी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप सब कभी कोई एग्जाम्पल पूछे, कोई आपसे परिभाषा पूछे तो आप इस तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। आगे देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए अब देखिए हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब देखिए हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो ऐसा समीकरण जिनमें अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऐसा समीकरण जिनमें अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसके द्वारा, ऐसा समीकरण जिनके अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2Mg + O2 ये हमारे अभिकारक है, जब ये दोनों क्रिया करेंगे ना तो ये उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा, ठीक है, व्यक्त किया जाए तो उसे रासायनिक। जैसे देखिए मैग्नीशियम का जो प्रतीक है मेरे बच्चों Mg लिया गया है। ये आपको जब टेबल पढ़ाएंगे ना टेबल में भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, टेबल में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे ताकि टेबल आपको रट जाए, क्योंकि टेबल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ऑक्सीजन का O2 हो गया, तो ये हमें अगर O2 कहीं पर दिखा तो हम जान जाएंगे ऑक्सीजन है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक। जब ये क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, उत्पाद बनाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं 2MgO कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चलिए आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिए शब्द समीकरण की बात करेंगे मेरे बच्चों। शब्द समीकरण होता क्या है, वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन के बारे में भी जानेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया के विवरण को, किसको, किसी अभिक्रिया के विवरण को, विवरण मतलब उसका जो पूरा हर एक चीज है, जैसे विवरण मतलब होता है कि आपको डिटेल्स, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, आप कहीं लोग डिटेल्स देखे होंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा विवरण।
को संक्षिप्त रूप में लिखने को शब्द समीकरण कहते हैं। इसको हम जब संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे, ठीक है ना। और देखिए जैसे जिंक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट प्लस जल, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अभिकारक की बात करेंगे, अभिकारक में देखिए जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो आपके अभिक्रिया के बाद जो आपका जो बनता है, जो मटेरियल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। जैसे 2Mg+O2 यहाँ पे क्या है, अभिकारक हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2MgO की बात करेंगे, ठीक है, 2MgO यहाँ पे आपका उत्पाद हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। इस समीकरण में 2Mg+O2 क्या है, अभिकारक है। इस समीकरण में जो 2Mg+O2 है क्या है, अभिकारक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और उत्पाद की बात करेंगे, उत्पाद में देखिए ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात, देखिए उत्पाद क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जब हम भाग लेंगे तो उसके पश्चात जो हमारा नया पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जैसे 2Mg+O2, जब 2Mg+O2 अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, 2MgO, क्या बनाएगा, 2MgO बनाएगा। इस समीकरण में MgO उत्पाद है, क्या है, MgO क्या है, उत्पाद है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आखिरकार हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो ऐसे रासायनिक समीकरण, किसमें, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों में, क्या, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, इसमें क्या होगा, प्रत्येक तत्वों की जो परमाणुओं की संख्या है वह क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे अगर हम आपको ऊपर वाली ही समीकरण को समझाएं, जैसे इसमें दे दिया है 2Mg+O2। अब देखिए जब ये क्रिया कर रहा है तो बना क्या रहा है, 2MgO। देखिए इसमें मैग्नीशियम कितने अणु है, 2 अणु है, यानी 2Mg है। अब इधर भी देखेंगे मैग्नीशियम कितने अणु है, 2 अणु है, तो इसमें भी 2Mg हो जाएगा। तो ये चीज आपके लिए समझना। ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आपको इधर भी दिखेगा। तो यही है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, यानी अभिकारक के अणुओं की संख्या बराबर उत्पाद के अणुओं की संख्या। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जुड़े रहना है, कहीं जाना नहीं, आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगला देखेंगे जैसे NaOH+HCl और NaCl+H2, आपके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्या मेरे प्यारे बच्चों, कंकाली या असंतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कंकाली या हमारा असंतुलित समीकरण क्या हो, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्या है, कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब हमने आपको यही समझाया कि जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की जो अणुओं की संख्या है वो समान ना हो। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन 2 है लेकिन इसमें ऑक्सीजन 1 ही आपको दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, यह असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अभी देखिए कुछ हम आपको महत्वपूर्ण तत्वों के नाम बताएंगे और आपको उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को याद करना होगा, ठीक है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु क्रमांक, प्रतीक, नाम व परमाणु भार, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, तत्व का नाम क्या है, परमाणु भार क्या है, ठीक है। आप सबको आपको बताना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जैसे देखिए एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरियम, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। अभी आपको जब टेबल बताएंगे ना तो टेबल में आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रिक हम आपको बताएंगे, टेबल याद करने की एकदम बेहतरीन ट्रिक हम आपको बताएंगे जिससे आपको टेबल याद हो जाएगी। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन के, पोटेशियम का क्या होगा, के होगा, ये भी आपको ध्यान देना होगा। और कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ब्रोमीन, एजी सिल्वर जिसे आप कहते हैं, और एंटीमनी, ठीक है, ये आपके लिए एंटीमनी हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। और क्या है, आयोडीन, बेरियम,
प्लेटिनम, गोल्ड, पारा, लेड और रेडियम या यूरेनियम, ये आपके लिए हो जाएगा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये आपके लिए हैं, आपको पहले इतना याद कर लेना है। 92 तत्व आपको हम बता रहे हैं। देखिए, और आगे हम आपको देखिए जो रासायनिक आपका टेबल है ना, टेबल को अच्छी तरीके से बताएंगे, तो इनको आपको थोड़ा अगर सीरियल से याद कर सके तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के नाम हम बताते हैं। यौगिक का नाम जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन है, आपको ये याद ही करना होगा। यौगिक के नाम जैसे ये आपको एग्जाम में पूछता भी है कि आप बताइए सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखिए, पूछ लेगा आपसे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पहला क्या है, सोडियम क्लोराइड जिसे आप क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, तो NaCl इसका होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे आप क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। ये आपके लिए 10 की प्रॉपर नोट्स भी होगी, क्योंकि नोट्स में आपको ऐसे ही लिखना है, इसी तरीके से लिखना है, तो आप इसकी प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण करने वाला है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे आप तेजाब कहते हैं, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जिसे आप क्या कहते हैं, CaCO3 कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप क्या कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। चीनी शक्कर जिसे आप क्या कहते हैं, इसे C12H22O11 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जिसे क्या कहते हैं, KMnO4। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा जिसे आप क्या कहते हैं, Na2CO3 × 10H2O, धावन सोडा आपका हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा NaSCO3 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप क्या कहते हैं, NaOH कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप OH कहते हैं। और अमोनियम क्लोराइड जिसे आप क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं, NH4Cl। कापर सल्फेट जिसे आप क्या कहते हैं, तूतिया कहते हैं, और CuSO4 इसका होता है। सोडियम सल्फाइड की बात करेंगे, Na2S। हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसे आप क्या कहते हैं, H2O2 कहते हैं। फास्फीन जिसे आप क्या कहते हैं, PH3 कहते हैं। क्या कहते हैं, PH3 कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे आपको बताते हैं कुछ और आपके लिए हैं जो आपके यौगिक हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आप CO कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। एथिलीन जिसे C2H4 कहते हैं। एसिटिलीन जिसे आप क्या कहेंगे, C2H2। हाइड्रोजन साइनाइड SCN। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस। अगर कोई गैस ये सूंघ लेता है ना, वो आदमी हंसता ही रहता है। ठीक है, N2O। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एसिटिक एसिड, सिरका जिसे आप क्या कहते हैं, सिरका खाते हैं आप सभी लोग, सिरका का हो जाएगा क्या, CH3COOH हो जाएगा। और बोरेक्स जिसे आप क्या कहते हैं, सुहागा कहते हैं, तो Na2B4O7 × 10H2 आपका हो जाएगा। मेथिल एल्कोहल की बात करेंगे, स्पिरिट जिसे आप क्या कहते हैं, CH3OH कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट या पोटास एलम जिसे आप क्या कहते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। ठीक है, जिसे आप फिटकिरी कहते हैं। ठीक है, और लेड परऑक्साइड लाल सिंदूर जिसे आप क्या कहते हैं, Pb3O4। मर्क्यूरिक अम्ल जिसे आप क्या कहते हैं, सिंदूर कहते हैं, HGS। ग्लूकोज C6H12O6। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप क्या कहते हैं, चूना कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम CaSO4 × 2H2O। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे आप क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, CaOCl2। फेरस अमोनियम सल्फेट या मुहर लवण जिसे आप क्या कहते हैं, FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस × SO4 × 6H2O आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए सारे कुछ यौगिक थे जिसको आपको याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए आपका क्या होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसको, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो जिन रासायनिक समीकरणों को अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की समान नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, जिन रासायनिक समीकरणों के अभिकारकों तथा उत्पादों में, किसमें, जिन रासायनिक समीकरणों के अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की समान नहीं होती, जो परमाणुओं की जो संख्या है वो समान नहीं होती है, तो उनमें प्रत्येक तत्वों के, यहाँ पे आप लिख सकते हैं संख्या, परमाणुओं की समान नहीं हो, संख्या समान। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे संख्या। ठीक है, आप इसको बना लीजिए संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, संख्या समान नहीं होती है, उसमें प्रत्येक तत्वों के समीकरण को संतुलित करना कहलाती है। तो अगर आपको परमाणु की संख्या को समान बनाने की प्रक्रिया समीकरण की संतुलन करने की कहलाती है, तो ध्यान दीजिएगा CaCO3 + HCl। ठीक है, तो समीकरण संतुलित नहीं है, अभी ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसको हम संतुलित कैसे कर, देखिए कैसे नहीं संतुलित है,
यहाँ कैल्शियम एक है, कैल्शियम आपको यहाँ पर दिख रहा है। HCl देखिए यहाँ पर एक है, इसमें 2 दिख रहा है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि संतुलित नहीं। आप ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं कि समीकरण संतुलित कैसे नहीं है। तो कैसे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्लोरीन कितना है, 1 है, इसमें कितना है, 2 है। तो संतुलन कहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम संतुलित करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2HCl कर दिया। तो अब देखिए आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। 1 कैल्शियम यहाँ पर, 1 कैल्शियम यहाँ पर, 2 क्लोरीन यहाँ पर, 2Cl, तो यहाँ पर Cl2 2 क्लोरीन आपको मिल जाएंगे। ठीक। CO कार्बन देखिए इसमें कितनी मात्रा है, कार्बन की मात्रा 1 है, तो इसमें भी कार्बन की मात्रा आपको 1 दिखेगी। ऑक्सीजन की मात्रा देखिए 3 ऑक्सीजन, यानी O3 यहाँ पर है आपका, और O यहाँ पर आपका है, यानी 2 यहाँ 1 यहाँ 3 आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे। तो MnO2 प्लस HCl की बात करेंगे, क्रिया करके बनाएगा क्या, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2 आपका बनाएगा। तो ये संतुलित नहीं है, इसको आप संतुलित कर लीजिएगा। MnO2 प्लस 4HCl, आप इसी तरीके से देखेंगे, दोनों तत्वों के मिला लीजिए, ऐसी कौन संख्या का इसमें गुणा कर दें कि दोनों तरफ के जो तत्व हैं आपके बराबर हो जाएं। तो इसमें हम क्या किए हैं, देखिए 4HCl कर दिए, इसमें हमने 2H2O कर दिया है। तो ये आपका संतुलित हो जाएगा समीकरण। इसी तरीके से आप तीसरे और चौथे का समीकरण संतुलन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए ये आपके लिए कुछ अगला भी क्या है, 5वां नंबर, CaOH का होल ट्वाइस CO2 CaCO3 प्लस H2O समीकरण संतुलित है आपके लिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी होती हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे, तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से होते हैं। पहले आपको क्या मिलेगा, योगात्मक अभिक्रिया। तो चलिए पहले हम आपको बताएंगे एडिशनल रिएक्शंस के बारे में। एडिशनल रिएक्शन क्या होता है, तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया, किसमें, ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके, मतलब अभिकारक हमने आपको पीछे अभी बताया कि अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या से बनता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन, हमने आपको बताया ना अभिक्रिया क्या होती है, पीछे हमने आपको बताया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये आपके लिए योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, मतलब ये दोनों जुड़ करके क्या बना रहा है, SO2 दोनों में जुड़ गया, तो ये आपका क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपका बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर, इसमें क्या कर रहा है, ऐसी यौगिक अभिक्रिया जिसमें क्या कहता है, एक अणु के स्थान, मान लीजिए कोई हमारा अणु है, उसके स्थान पर समूह या स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर HCl है, अब इसके बगल में कुछ और आ गया, तो यहाँ पर अलग उसका बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो समूह आ जाता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे CH4 मेथेन कहते हैं, प्लस Cl2 क्लोरीन कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें कहा जाएगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड जिसे आप क्या कहते हैं, और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। आखिरकार अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चल सकती हैं। एक ही दिशा मतलब कि एक बार अभिक्रिया हो गई तो उसको हम दोबारा उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में, जैसे अगर आप किसी कागज को जलाते हैं तो कागज जलने के बाद क्या बनता है, राख बनता है। तो राख बन गया, तो राख को पुनः हम कागज तो बना नहीं सकते, ये कठिन काम है। तो यही क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चल सकती हैं उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे 2KClO3 क्रिया करके, जिसे हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, जब ये क्रिया करके क्या बनाएगा, 2Cl पोटेशियम क्लोराइड है आपका, प्लस 3O2 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अगला देखेंगे
अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, आप सभी अभिक्रियाओं को पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है, अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए पूछता है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन N2 और 3H2 हाइड्रोजन आपके लिए हो जाएगा, तो क्रिया करे क्या बनाएगा? 2NH3, जिसे आप क्या कहेंगे? अमोनियम कहेंगे, अमोनिया। एक तरीके से अमोनियम या अमोनिया कह सकते हैं। तो अगर अमोनिया बन गई तो फिर से हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो पुनः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसी क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अपघटन। अपघटन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं टूटना। ठीक है, तो अपघटन का मतलब क्या होता है? जनरली तौर पर टूटना होता है। तो ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, क्या? ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के अणु, मान लीजिए कोई पदार्थ है उसके दो अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। सरल मतलब कि जैसे हमारा 2FeSO4 है, अब ये टूट करके हमारे कई अणुओं में बिखर गया, जैसे FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अपघटन अभिक्रियाएं हो जाएंगी। उसके बाद हमारी क्या आती है? वियोजन अभिक्रिया आती है। तो ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, क्या? ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें किसी, ठीक है, पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं उन्हें वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे N2O4 क्रिया करके क्या बनाएगा? 2NO2 बनाएगा। ठीक है, अगला देखिए उभय अपघटन अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के अन्य आयनों तथा अन्य घटकों में परिवर्तन होता है उन्हें उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें देखिए AgNO3 है प्लस NaCl है। अब ये चेंज किस में हुआ? AgCl, इसका Cl इसके पास आया, इसका NO3 उसके पास गया, तो दोनों की बराबर अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो इसमें उभय अपघटन अभिक्रियाएं आपकी आ जाएंगी। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी लिखते चलिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जैसे C+O2, तो इसमें जब C और O2 को जब अभिक्रिया होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 94 किलो कैलोरी ऊर्जा आपकी बाहर निकलती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसको हम अभिक्रिया करा दें तो उसमें ऊष्मा भी कुछ रूप में निकले। ठीक है, अगला देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसमें क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। देखिए कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसके गर्म करने पर ही वह अभिक्रियाएं होती हैं, जिससे क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो कार्बन प्लस H2O प्लस 131.4 किलो कैलोरी ऊर्जा लेकर क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 बनाएगा, जिसे आप जल कहते हैं। ठीक है, और उपचयन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है तो उन्हें उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें मान लीजिए ऑक्सीजन का क्या हो जाए? ऑक्सीजन का क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? उपचयन हो जाए, ऑक्सीजन का संयोग हो जाए उसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगला देखिए अपचयन अभिक्रिया। आखिर आपको सारी अभिक्रियाओं को आज हम समझा ही देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगला देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अपचयन अभिक्रियाएं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग न होकर हाइड्रोजन से संयोग होता है उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग न होकर हाइड्रोजन से संयोग होता है उसे हम अपचयन कहते हैं। देखिए उपचयन किसे कहते हैं? जिससे आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अपचयन किसे कहते हैं? जिससे आप क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो उसे उपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का संयोग हो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है,
तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग न होकर हाइड्रोजन से संयोग होता है उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे CuO+ से क्रिया करके क्या बनाएगा, Cu+H2O आपका बनाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे तो जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन की क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन की क्रियाएं जो हैं एक साथ होती हैं तो उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2HgCl2 क्रिया कर क्या बनाएगा, 2SnCl2 क्रिया कर क्या बनाएगा, Hg2Cl2 + SnCl4। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अभिक्रिया अगर आपको समझ में आ जाए तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन आए आपको स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।